हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मिरेकल पाठशाला। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इस सेशंस को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 3 करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक होगा, आज के पहले इसके पहले जो वीडियो हमने डाला था सेकेंड पार्ट इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, उसी के टर्म से रिलेटेड कुछ सारी चीज़ें होगी। क्योंकि देखिए, आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों का जो ये चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है डिस्टेंस फार्मूला। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि डिस्टेंस फार्मूले से तरह तरह के नए नए सवाल बनना स्टार्ट हो जाता है। इसी का यूज करके हम लोग नए नए सवाल को सीखते हैं। तो उन सारे सवाल को बनाने के लिए डिस्टेंस फार्मूले बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने मेरा पिछला सेशन नहीं देखा है तो पहले आप उसको देखें। हम उसको बहुत अच्छे से ब्रीफली प्रूव किए हैं, डेराइव किए हैं सारे फार्मूले को, और उसके बाद उसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। और एग्जाम्पल्स देने के बाद उसके थोड़े से एग्जाम्पल के बाद हम लोग आज ये उसी के ऊपर जो हमारा पिछला सेशन था डिस्टेंस फार्मूले का, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें से डिस्टेंस फार्मूले का यूजेज को सीखेंगे कि आखिर डिस्टेंस फार्मूला जो है आपके चैप्टर में कहाँ कहाँ यूज होने वाला है। हम जानते हैं, अभी जो बताएंगे आप लोग वो सीखे होंगे या फिर जानते होंगे पहले से भी, लेकिन हम पहले ही बता दें, पूर्णता कोई बड़ी चीज़ नहीं है, छोटी छोटी बातों से ही पूर्णता हासिल होती है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है अभी जो बताने वाले हैं, लेकिन यही सारे कॉन्सेप्ट सवाल में लगने वाले हैं। अगर आप इसको अच्छे से बारीकी से समझ लेते हैं तो निश्चित तौर पे ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो हम फिर से बता दें आप लोगों को कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप इसे बखूबी देखें, अच्छे से देखें, ताकि आप लोगों को इस चैप्टर पे पकड़ बना रहे। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट अस स्टार्ट। देखिए, इसके पहले जो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ डिस्टेंस फार्मूला बताया था, ऑरिजिन से, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन आप लोगों को बताए थे कि इसका जो फार्मूला हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये फार्मूले हमने पढ़ा था। उसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट, डिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट्स, उसके लिए जो फार्मूला बताए थे, ये बताए थे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला अंडर रूट था यहाँ पे, ठीक है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। यहाँ पे समझना है कि ये जो हम लोग फार्मूले पढ़े थे, आखिर इसका यूज कहाँ करेंगे। तो अभी जो यूज करने वाले हैं उसके लिए ही कॉन्सेप्ट हम बताएंगे। आप लोग उसको देखें, नोट करिएगा। तो थोड़ा सा हम इसको मिटा देते हैं, ये रिकेप था, क्योंकि ये इसके पहले हम बताए ही थे। आप लोग इसे लिख लिए होंगे, क्योंकि देखिए, अगर आप ये सेशन पहली बार देख रहे हैं तो जाके आप पिछला वीडियो देखिए, आपको उस सारे सेशन को अच्छे से समझ लीजिएगा। तो चलिए इसको मिटाते हैं हम लोग। तो चलिए फिर हम लोग लिखिए सम बेसिक कॉन्सेप्ट, सम बेसिक कॉन्सेप्ट। हम जानते हैं आप लोगों को ये चीज पता होगा, लेकिन हम बहुत सा बच्चे ऐसे भी हैं जिनको ये सारी चीज पता नहीं होता है। तो उनके लिए कम से कम आप ये देखें। जैसे पहला है ट्रायंगल, फॉर ट्रायंगल, पहला लिखेंगे फॉर ट्रायंगल। ट्रायंगल के लिए देखिए, ट्रायंगल 6 टाइप्स का होता है, आप लोगों को पता होगा। नहीं तो जब हम क्लास में ये भी कराएंगे तो फिर आप लोगों को ट्रायंगल्स जब पढ़ाएंगे तो वहाँ ये सब चीज बता देंगे। लेकिन यहाँ अभी थोड़ा सा ओवरऑल आप लोग देख लीजिए। ट्रायंगल्स जो है, हम लोग अभी 3 ही तरह के ट्रायंगल के बारे में चर्चा करेंगे। पहला इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये क्या होता है? देखिए, आप लोगों को यहाँ पे इसकी जरूरत क्यों पड़ा है, इसे ABC, ये आप लोगों को 3 वर्टेक्स दे दिया जाएगा, x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3, ये दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को पहचानना ये इक्विलेटरल ट्रायंगल कब होगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है कि सभी डिस्टेंस क्या होगा, आपस में बराबर। इसका डिस्टेंस निकालिए, इस 2 पॉइंट का डिस्टेंस निकालिए, इस 2 पॉइंट का डिस्टेंस निकालिए। अगर तीनों डिस्टेंस आपस में बराबर हो जाता है तो आप क्या कहेंगे, इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। तो AB
बराबर क्या हो जाएगा, BC बराबर AC। मतलब A से B की दूरी, B से C की दूरी और A से C की दूरी, मतलब तीनों साइड अगर बराबर हो जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको कहते हैं, ये देखिए, पहला इक्विलेटरल ट्रायंगल बताएं, दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसी तरह आप लोगों को ये जो ट्रायंगल्स है ये 3 वर्टिसेस दिया रहेगा, ठीक है। अब उसको चेक करके बताना कि आइसोसेलेस ट्रायंगल कब होगा। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए हम आप लोगों को बता दें कि ये 2 साइड इक्वल होगा, तीसरा नहीं होगा। मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि यही तीसरा होगा और यही दोनों इक्वल हर हमेशा होगा, ये नहीं होगा। ये दोनों भी इक्वल हो सकता है, ये नहीं होगा। ये दोनों इक्वल होगा तो ये नहीं होगा। मतलब कोई भी 2 साइड अगर इक्वल हो गया और एक साइड अनइक्वल है, तीसरे से भिन्न है, तो हम लोग क्या कहेंगे उसको, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें 2 साइड का इक्वल होना जरूरी है। मान लिया यहां पे ABC, जैसे AB बराबर माने हैं किसके, AC के, और ये बराबर नहीं है किसके, BC के। ये दोनों बराबर है पर ये बराबर नहीं है। मतलब हम ये कह सकते हैं ओवरऑल 2 साइड्स आर इक्वल, एनी 2 साइड्स आर इक्वल है। यहां पे लिख लीजिए एनी टू साइड्स आर इक्वल। इसमें क्या लिखेगा, ऑल साइड्स आर इक्वल। ये सब साइड अगर इक्वल हो जाएगा तो कहिएगा ये इक्विलेटरल है। अगर 2 साइड इक्वल होगा तो ये क्या कहेंगे, आइसोसेलेस है। और तीसरा एक ट्रायंगल है स्केलन ट्रायंगल। इसमें ऑल साइड्स आर डिफरेंट, इसमें सभी साइड जो होगा स्केलन ट्रायंगल का वो अलग अलग होगा। जैसे ये अलग होगा, ये अलग होगा, ये अलग होगा। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं स्केलन ट्रायंगल के लिए कि ऑल साइड्स आर डिफरेंस, ए बी बराबर नहीं होगा BC के, बराबर नहीं होगा AC के। अगर इस क्राइटेरिया को फॉलो करता है तो ये स्केलन ट्रायंगल होगा, इस क्राइटेरिया को करता है तो आइसोसेलेस, इस क्राइटेरिया को फॉलो करता है तो वो इक्विलेटरल। और एक बता देते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट ट्रायंगल, RIGHT, राइट ट्रायंगल या राइट एंगल ट्रायंगल लिख सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, आप लोगों को हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल, ये वाला प्रॉपर्टी तो आप लोग पढ़े ही होंगे पाइथागोरस थ्योरम से। ये वाला प्रॉपर्टी को अगर कोई फॉलो करता है ट्रायंगल तो वो समझिएगा ये राइट ट्रायंगल होगा, नहीं तो नहीं। जैसे ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। यहाँ पे AC क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। इसके सामने वाला ये हाइपोटेनस, ये बेस और ये परपेंडिकुलर होता है, या एंगल के अनुसार कहेंगे इसको कि ये बेस, ये परपेंडिकुलर, या ये परपेंडिकुलर, ये बेस। ये जब ट्रायंगल पढ़ाएंगे तब वहां पे, या फिर ट्रिगो पढ़ाएंगे तो वहां पे आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ये कभी बेस हो जाता है, कभी ये परपेंडिकुलर हो जाता है, और कभी ये परपेंडिकुलर हो जाता है, ये बेस। ये थीटा के इधर से देखेंगे ये परपेंडिकुलर, ये बेस, इधर से देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अगर इस क्राइटेरिया को ये फॉलो कर गया तो समझिएगा ये राइट ट्रायंगल होगा। तो ट्रायंगल्स कभी भी आएगा बताने के लिए आप लोगों को, और यहाँ पे वर्टिसेस दिया रहेगा x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये जितने भी वर्टिसेस, यहाँ पे वर्टिसेस आप लोगों को दिया रहेगा, इसका भी, इसका भी, इसका भी। तो चेक करके बताना है कि ट्रायंगल्स कैसा होगा, ये किस प्रकार का ट्रायंगल्स है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। जानते हैं कि आप लोगों को ये चीज पता होगा, लेकिन फिर भी इस चैप्टर में ये भी यूज में आने वाला है, इसलिए डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके ही इन सबों का हम लोग जितना भी ट्रायंगल हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, कोई भी चीज हो, उसको जानेंगे। डिस्टेंस फार्मूले का ही सब इस सब में यूज होने वाला है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट करिए। हम अब मिटाने वाले हैं इसको। देखिए दूसरा नंबर लिखिएगा, यहां पे दूसरा नंबर लिखिएगा फॉर क्वाड्रिलेटरल। फॉर क्वाड्रिलेटरल, वो त्रिभुज के लिए था, ये चतुर्भुज के लिए। क्वाड्रिलेटरल मतलब होता है चतुर्भुज। देखिएगा
क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहले हम लोग लेते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल देखिए, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम एक तरीके का होता है। पहले हम लिख देते हैं यहां पे रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में होगा अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल। अगर आप लोगों को जैसे ये क्वाड्रिलेटरल दे दिया है, ठीक है, इसकी 4 वर्टिसेस दे दिया, ए बी सी डी, ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3, ये x4 y4। ये आप लोगों को 4 वर्टिसेस दे दिया। या कहेगा कि कोई क्वाड्रिलेटरल का ये 4 वर्टिसेस है, तो बताना है कि वो रेक्टेंगल होगा कि नहीं। तो रेक्टेंगल के लिए आप लोगों को पता है कि अपोजिट साइड क्या होता है, इसका अपोजिट साइड इक्वल होता है। ये इक्वल, ये इक्वल, साथ में इसका डायगोनल भी क्या होता है, इक्वल होता है। याद रखिएगा, ये ए सी बराबर क्या हो जाएगा, दैट इज, इसको हम लोग लिख सकते हैं हियर ए बी बराबर सी डी एंड बी सी बराबर ए डी, बी सी इक्वल टू ए डी। अगर ये हो, साथ ही ऑल्सो इसका डायगोनल ए सी का लेंथ और बी डी का लेंथ इक्वल हो, तभी हम लोग क्या कहेंगे, ये रेक्टेंगल होगा। नहीं तो देखिए, अगर हम दूसरी बात करें इसका पैरेललोग्राम की, PARALLELO पैरेललोग्राम की, तब देखिए इसमें से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है पैरेललोग्राम का, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड क्या होगा, इक्वल, बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। डायगोनल इक्वल नहीं होगा। ये पैरेललोग्राम का फोटो ऐसे बनता है, आप लोग पढ़े ही होंगे पैरेललोग्राम, 9th क्लास में बहुत है इसका यूज। ABCD एक पैरेललोग्राम है। देखिए इसका अपोजिट साइड ये दोनों इक्वल होगा, ये दोनों इक्वल होगा, पर इसका डायगोनल जो है वो इक्वल नहीं होता है। दिखने में लग रहा है ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, मतलब इसका डायगोनल्स इक्वल नहीं होता है। ये डायगोनल हो गया, ये इक्वल नहीं होगा। यानी कि जब आप किसी भी क्वाड्रिलेटरल का 2 साइड निकालेंगे, अपोजिट साइड निकाल देंगे और दोनों बराबर हो गया, तो तुरंत ये नहीं कह देना कि हम लोगों को ये रेक्टेंगल है, उसका डायगोनल्स भी निकालिएगा ताकि आप लोगों को पता चले, क्योंकि अपोजिट साइड तो दोनों में होता है, इसमें भी होता है बराबर और इसमें भी बराबर होता है, लेकिन इसमें डायगोनल्स आर इक्वल, इसमें डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, या डायगोनल्स आर अनइक्वल लिख सकते हैं, अनइक्वल, इसमें इक्वल नहीं होते हैं। तो ये बातों पे आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ेगा आप लोग, किसके लिए, तो ये सब रेक्टेंगल के लिए। तो ए बी बराबर ए सी, सॉरी ए बी बराबर सी डी एंड बी सी बराबर ए डी, ये इक्वल हो जाएगा, बट ए सी डज नॉट इक्वल टू बी डी। ये डायगोनल होगा, ए सी और बी डी डायगोनल होगा, ये इक्वल यहाँ पे नहीं होगा। अगर इस क्राइटेरिया को फॉलो करना है, अगर ये इस क्राइटेरिया को फॉलो करता है डिस्टेंस फार्मूले से, तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो पैरेललोग्राम बेसिकली हम लोग जानते हैं रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम दोनों सेम ही चीज है, बस फर्क होता है उसके डायगोनल्स का। इसमें डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं और इसमें इक्वल होते हैं। देखिए ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस चैप्टर में ये सब आने वाला है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा अच्छे से सीख लीजिए। इसी तरह से सम बेसिक कॉन्सेप्ट और भी है यहाँ पे। देखिए दूसरा जो है इसमें से, ये दूसरा तो हो गया, इसका तीसरा पार्ट जो है, ये तीसरा पार्ट जो है हम लोग रोम्बस के लिए कर रहे हैं, RHOMBUS, रोम्बस, या स्क्वायर लिख लीजिए पहले। स्क्वायर और रोम्बस दोनों एक जैसा होता है, SQUARE स्क्वायर। स्क्वायर का क्या प्रॉपर्टी होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। तो चलिए अब हम लोग अब देखते हैं कि स्क्वायर कैसा होता है। देखिए स्क्वायर को, तो स्क्वायर कैसा होता है ये आप सबों को पता ही होगा कि स्क्वायर की हर एक साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये देखिए ए बी जितना होगा उतना ही बी सी होगा, उतना ही सी डी होगा और उतना ही ए डी होगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि स्क्वायर में कि ऑल साइड्स आर इक्वल, दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ
हियर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। सभी साइड इसका क्या होगा, बराबर होगा। एंड इसका जो डायगोनल है, लेंथ ऑफ डायगोनल ए सी, डायगोनल का लेंथ ए सी, ये इक्वल हो जाएगा किसके, बी डी के। ये देखिए, अगर ये सारे क्राइटेरिया को कोई क्वाड्रिलेटरल फॉलो करता है, सभी साइड इक्वल हो, ऑल साइड इक्वल्स एंड इट्स डायगोनल्स आर इक्वल, देन इट इज कॉल्ड स्क्वायर। अब देखिए, स्क्वायर और रोम्बस में ज्यादा का फर्क नहीं है। हम लिखते हैं, चौथा पॉइंट में लिखिएगा रोम्बस, RHOMBUS, रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, रोम्बस में देखिए, इसमें भी ऑल साइड्स इक्वल्स, ऑल साइड्स आर इक्वल, इसमें भी सभी साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। और इसमें जो है बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, इसमें डायगोनल्स क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। यानी कि इसको हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। ये देखिए, हम सबसे पहले रोम्बस का फोटो बना देते हैं कि रोम्बस होता कैसा है। देखिए, जिसका क्या होगा कि ऑल साइड्स तो इक्वल होगा ही, साथ में ये थोड़ा सा तिरछा होता है, इसमें ईच एंगल मेजर 90 डिग्री बट ईच एंगल मेजर नॉट 90 डिग्री। रोम्बस में देखिए सारे साइड बराबर होंगे। ये जो है रोम्बस और स्क्वायर दोनों भाई है, ऐसा समझा जाता है मैथमेटिक्स में। ए बी सी और डी, ये सही जितने भी साइड हैं सब इसका क्या होगा, इक्वल। हियर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी डी इक्वल टू ए डी, ये सब बराबर हो जाएगा। बट ये जो है डायगोनल, ये ए सी और बी डी, बट ए सी डज नॉट इक्वल टू बी डी। देखिए, तो डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज इन सारे चीजों में होगा। आप चाहें तो देखिए, अब यहां से फर्क पता चल जाएगा। आप लोगों को कोई पॉइंट्स दिया रहेगा, उसमें से कहेगा कि बताइए कि ये जो है पॉइंट्स, ये जो क्वाड्रिलेटरल्स का पॉइंट्स है, ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा, उसके नेचर को पकड़ना है। देखिए, अगर उस क्वाड्रिलेटरल का सब साइड निकालिएगा, उसमें से अपोजिट साइड का मान इक्वल आ जाए, ठीक है, और डायगोनल भी इक्वल आ जाए, तब हम उसको क्या कहेंगे कि ये रेक्टेंगल है। अपोजिट साइड का मान, ठीक है, इक्वल आ जाए और डायगोनल इक्वल नहीं हो तो वो पैरेललोग्राम कहलाएगा। उसी तरह स्क्वायर में सब साइड अगर इक्वल आ जाए और डायगोनल भी इक्वल हो जाए, तभी हम इसको क्या कहेंगे, स्क्वायर कहेंगे। और रोम्बस में भी वही है, सभी साइड इक्वल होगा बट डायगोनल इसमें इक्वल नहीं होगा। आप तुरंत निर्णय नहीं लेंगे कि भाई अपोजिट साइड इक्वल हो गया तो ये स्क्वायर हो, सॉरी ये रेक्टेंगल हो गया या पैरेललोग्राम हो गया, तुरंत निर्णय नहीं लेना है, क्योंकि आप लोगों को वहां पे डायगोनल्स को भी देखना पड़ेगा। बच्चे डायगोनल्स नहीं देखते हैं और वो जल्दी जल्दी करके हाँ कह देते कि रेक्टेंगल हो गया, अब बाद में उसका आंसर गलत आ जाता है। तो आप जब तक डायगोनल्स नहीं निकालिएगा तब तक आप कंफर्म नहीं होइएगा कि ये स्क्वायर है, रोम्बस है या रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है। तो आप लोग इसे अच्छे से अब नोट करें, अच्छे से देखिए। अब हम इसे मिटाते हैं। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिन्हें जानना जरूरी है, ये सब आपके सवाल में यूज होने वाले हैं। देखिए, अब जो है हम लोग कुछ नोट्स के रूप में याद रखेंगे, थ्योरम के रूप में नहीं, इसको नोट्स के रूप में यूज करेंगे। इसको देखिए, नोट के रूप में याद रखिएगा। कुछ बातें हैं जिसे आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ये है कॉलिनियर पॉइंट, COLLINEAR, कॉलिनियर पॉइंट्स। तो चलिए हम लोग समझते हैं कॉलिनियर पॉइंट्स। देखिए, कॉलिनियर पॉइंट किसको कहेंगे, जब दो से अधिक पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करे तभी उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉलिनियर पॉइंट। व्हेन मोर देन 2 पॉइंट्स लाइज ऑन ए स्ट्रेट लाइन देन इट इज कॉल्ड कॉलिनियर पॉइंट्स। तो लिखिए, व्हेन मोर देन 2 पॉइंट्स lie
ऑन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन को यहां हम लोग ST लाइन बोलेंगे, ठीक है। when more than 2 points lie on a straight line then it is called collinear point। देखिए जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है, जैसे यहाँ पे हम मान लिए A है, ये B है और ये क्या है C, ये 3 पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स अगर एक ही स्ट्रेट लाइन पे हो, ये स्ट्रेट लाइन इधर भी जा सकता है, ठीक है, और ये इधर भी जा सकता है, ये 3 पॉइंट्स अगर एक ही स्ट्रेट लाइन पे हो तभी हम इसको क्या कहेंगे, कॉलिनियर पॉइंट कहेंगे। तो देखिए डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज कॉलिनियरिटी चेक करने के लिए भी आता है, कि यानी कि आप लोगों को 3 पॉइंट्स दे दिया जाएगा और कहेगा कि बताइए ये पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स है ये कॉलिनियर है कि नहीं है। कब हम लोग इसको कहेंगे कि ये कॉलिनियर पॉइंट है और कब हम लोग कॉलिनियर पॉइंट नहीं कहेंगे, चलिए उसके लिए देखते हैं। फॉर कॉलिनियरिटी मान के चलिए कि ABC ये 3 पॉइंट ले लेंगे और वो देखिए इधर उधर भी करके हम लोग ले सकते हैं, जैसे मान के चलिए A हम बीच में ले लिए, B यहां ले लिए, C यहां ले लिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तीनों पॉइंट का आप लोगों को यहां पे दिया रहेगा कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा। मान के चलिए A का मान x1 y1, इसका क्या है B का मान x2 y2 और C का कोऑर्डिनेट x3 y3 ये दिया हुआ रहेगा। या आप यहां भी ले सकते हैं, देखिए जैसे x1 y1, इसको x2 y2 और इसको x3 y3 कह सकते हैं। ये तीनों कोऑर्डिनेट को हम लोग ले लिए। कॉलिनियरिटी कैसे यूज करेंगे, अगर हम लोगों को कॉलिनियरिटी यूज करना है डिस्टेंस फार्मूला लगा के, तब देखिए कॉलिनियरिटी के लिए एक शर्त है, ये B से C की दूरी को हम लोग कैसे लिखेंगे, A से B की दूरी प्लस A से C की दूरी, अगर ऐड कर दें निकाल के, ठीक है, A से B की दूरी और A से C की दूरी ऐड करें, अगर वो BC की दूरी पूर जाए, ठीक है, ऐड करके, तब हम लोग कहेंगे कि ये पॉइंट कॉलिनियर है। वो भी कैसे, कॉलिनियरिटी हम लोग 2 तरीके से चेक करेंगे, एक ट्रायंगल्स का फॉर्मूला यूज करके और एक डिस्टेंस फार्मूला यूज करके। अगर आप लोगों को डिस्टेंस वाला फॉर्मूले में दिया है कि ये आप लोगों को बोल दिया जाए यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला चेक द गिवन पॉइंट्स आर कॉलिनियर और नॉट, देन यू हैव टू सेलेक्ट दिस क्राइटेरिया। आपको यही पद्धति अपनाना है। आप लोगों को जब भी कहेगा कि हमको डिस्टेंस फार्मूले से कॉलिनियरिटी चेक करना है, तब आप यहां से देखिए B से C पूरे लाइन को कितना लिखेंगे, A से B की दूरी और A से C की दूरी, ये सब दूरी निकालना पड़ेगा और इसको ऐड कर देंगे। अगर ये इक्वल आ जाता है तो हम क्या कहेंगे, वो गिवन पॉइंट्स कॉलिनियर है या गिवन पॉइंट्स कॉलिनियर नहीं है। इसका एग्जाम्पल्स अभी हम यहाँ नहीं देंगे, इसका एग्जाम्पल्स कोई भी ले सकते हैं, आप लोग बुक में बहुत सारा है, तो वहां पे आप चेक कर सकते हैं। हम जब ट्रायंगल्स का एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ा लेंगे तब वहां पे कॉलिनियरिटी दोनों तरीके से एक साथ दिखाएंगे कि देखिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल से कैसे कॉलिनियरिटी चेक करेंगे और डिस्टेंस फार्मूले से कैसे चेक करेंगे, तब वहां आप लोगों को अच्छे से वहां बता देंगे। ऐसे आप छोटा सा नोट्स के लिए इसको लिख लीजिए। कॉलिनियरिटी चेक करने के लिए बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला आप लोग यही चेक करिए, ठीक है। या आप लोगों को जैसे ऊपर में चेक करना है कॉलिनियरिटी, तो A से C कितना हो जाएगा, A से B की दूरी और B से C की दूरी ऐड कर देंगे, A से B और B से C ऐड कर देंगे, तो ये अगर AC निकल जाएगा, AC के इक्वल हो जाएगा, तभी हम लोग क्या कहेंगे, इसको कॉलिनियर पॉइंट होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूले से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो ये जो चीज है आप लोग समझ सकते हैं। चलिए तो आप लोग इसे नोट करिए अच्छे से। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में जो है इसका कुछ और भी फार्मूलेज हैं, जैसे कि इंटरनल डिवीजन थ्योरम जिसको हम लोग सेक्शन फार्मूले के नाम से जानते हैं, एक्सटर्नल डिवीजन थ्योरम जिसको कि हम लोग सेक्शन फार्मूले से जानते हैं। एक्सटर्नल डिवीजन आप लोगों के क्लास में नहीं है, ये 11th क्लास में जब जाइएगा तो वहां मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम बता देंगे
तो नेक्स्ट क्लास में इसकी चर्चा करेंगे। तो आज के क्लास में बस इतना सा ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी बहुत सारे थ्योरम जो बचे हुए हैं उनको करने का कोशिश करेंगे। तो आप इसे लिख लें।